हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आप लोगों से थोड़ा सा एक कहना था कि इस चैनल को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस चैनल को सबसे पहले आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करवा सकते हैं अपने दोस्तों से जो तैयारी कर रहे हैं। और आपसे अच्छा मेरे चैनल के लिए मीडिया का काम कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आप ही जाके किसी दूसरे को ये बता सकते हैं कि हाँ, इस चैनल पे ये चल रहा है और ये टॉपिक चल रहे हैं, तो आप उसको बता सकते हैं। अभी शुरुआत है तो टॉपिक एक साथ नहीं आ पाएंगे, बहुत सारे आपको यूट्यूब में बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे, लेकिन मैं एक अपनी कड़ी अभी शुरुआत किया हूँ। एक हमारे पास भी ऐसा समय आएगा कि जब हमारे पास भी खूब सारे वीडियोज़ होंगे, तो उस प्रक्रिया के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक माध्यम की ज़रूरत होनी चाहिए, वो है आप। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराने के लिए मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज कल हम लोगों ने आधुनिक भारत पढ़ा था, उसका एक वीडियो अभी और डालना है। तो उसके पहले मैंने सोचा तीसरा जो मैंने चीज़ कही थी वो थी साइंस। तो साइंस में जो टॉपिक मुख्य रूप से आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिनके क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आते हैं, चाहे आपका एयरफोर्स हो, चाहे आपका एसएससी, चाहे रेलवे, चाहे आपका यूपी, चाहे सीटेट का जूनियर वाला हो जिसमें कि साइंस आती है, तो वो मैं कवर कर रहा हूँ। उसमें सबसे अहम टॉपिक जो है वो है प्रकाश और लाइट, जिसको हम लोग लाइट बोलते हैं, हिंदी में प्रकाश। उसके बारे में सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा। ये टॉपिक ही पहले क्यों चुना, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आता है, बाकी से भी आता है लेकिन इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो उन टॉपिक को लेके आए। इसके 3 वीडियोस पार्ट में आएंगे प्रकाश के। पहले पार्ट में ये है, अगले पार्ट में जो आएगा वो आएगा कुछ दर्पण और लेंस से संबंधित जानकारी, और फिर उसके बाद तीसरे पार्ट में आएगा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इंद्रधनुष, विवर्तन, व्यतिकरण, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी आएंगी। तो आज जो है प्रकाश का इंट्रोडक्शन है, उसको आज ध्यान से देखेंगे। और दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, चैप्टर का नाम है प्रकाश या लाइट। तो प्रकाश की सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्रकाश है क्या? प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये ध्यान रखिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनका जो तरीका है, ये बनी हुई हैं फोटॉन से। प्रकाश जो बने हुए हैं फोटॉन बंडल से बने हुए हैं, और ये ऊर्जावान होती हैं, और इसकी वजह से ही हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जब ये किसी चीज़ पर पड़ती हैं तो अपने उन रंगों का कुछ महत्व होता है, वो भी डिस्कस करेंगे आखिरी के वीडियो में। उसके द्वारा हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। तो एक ऊर्जा है जो कि विद्युत चुंबकीय माध्यम में संचरित होती है, और ये कैसी तरंगे हैं, साथ ही साथ अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अनुप्रस्थ तरंगे मतलब माध्यम में ये ऐसे ऐसे करके चलती हैं। ऐसे ऐसे करके मतलब क्या होता है, इनका जो संचरण है उसके ये लंबवत चलती हैं, यानी एक आपका पीक हाई और पीक लो, यानी श्रृंग और गर्त का निर्माण करती हैं। इसकी डिटेल जानकारी कि अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं, ये मैं तरंग के चैप्टर में बताऊंगा। तो पहले तो ये ध्यान रखिए, ये क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इन दोनों से रिलेटेड। प्रकाश एक क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग, और साथ ही क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। जैसे कि ध्वनि अभी बताएंगे तरंग में कि वो कैसी होती है, अनुदैर्ध्य होती है। तो प्रकाश क्या है, आपकी अनुप्रस्थ तरंगें होती। साथ ही साथ दोस्तों कि प्रकाश का वेग कैसे मेजर करते हैं। प्रकाश किसी चलता है तो प्रकाश लाइट जैसे जा रही है, अभी ये बल्ब से जो रोशनी आ रही है हमारे पास, तो ये कैसे आती होगी, है ना, किसका वेग क्या है हमारे तक आने का। तो वेग सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि निर्वात में अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग जो है कहाँ पर अधिकतम होता है, निर्वात। ठीक है, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा इसका वेग सबसे अधिकतम होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसका वेग होता है, ये भी याद रखिएगा। और यही अधिकतम होता है। अब ये सोचिए, अगर मैं इस लाइट के बीच में कुछ लगा दूं तो प्रकाश क्या हो जाएगा, हो सकता है रुक जाए, हो सकता है कुछ छन के आए, तो वेग धीमा हो जाएगा, है ना। तो यानी वेग कब ये होगा, जब माध्यम क्या हो, निर्वात हो, तब यहाँ पर प्रकाश का वेग अधिकतम होगा। प्रकाश का वेग जो है किस में मापते हैं, रोमर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका वेग हो जाता तो प्रकाश का वेग रोमर में ही नापा जाता है। तो याद रखिएगा, एक ऑब्जेक्टिव आपका ये बनता है कि प्रकाश का वेग किस में नापते हैं, प्रकाश का वेग किस में नापते हैं, रोमर में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ है कि जो प्रकाश का वेग है
उसके लिए कुछ चीज़ समझनी हमको ज़रूरत है। तो क्या ज़रूरत होती है कि प्रकाश आता कैसे है, कौन कौन से रंग उसमें होते हैं। तो देखा गया कि प्रकाश जो है, एक अहम टॉपिक आता है स्कैटरिंग, कि जब प्रकाश भिन्न भिन्न माध्यमों से होकर गुजरता है तो वो स्कैटर्ड हो जाता है। जैसे कि प्रकाश जब आता है सूर्य से, तो सूर्य के बीच में तमाम वायुमंडल, हमारे वायुमंडल में कण पाए जाते हैं, उनसे अब दिन प्रकीर्णन या स्कैटरिंग होने के बाद वो क्या होता है, डिफरेंट कलर्स में टूट जाता है। उसके बाद हमें कलर्स डिफरेंट टाइप के दिखते हैं। तो होता क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दोनों में समझेंगे हिंदी इंग्लिश में। प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग, जब कोई श्वेत रंग की किरण क्या आती है, किसी ऐसे पारगम्य क्षेत्र से गुजरती है, क्या होता है, वो 7 रंगों में क्या हो जाती, विभक्त हो जाती है। इसी को बोलते हैं प्रकाश का फैलाव। अब फैलाव कैसा होता है, लाल रंग यहाँ पर होता है सबसे पहले, फिर उसके बाद विबग्योर का पूरा सीरीज होती है, सबको मालूम है। वी सबसे नीचे, आर सबसे ऊपर, ये तो सबको मालूम होगा, VIGBOUR, है ना। तो इसको याद रखते हुए ध्यान से देखिएगा, रेड सबसे ऊपर, नीचे वायलेट। तो सबसे ज़्यादा फैलाव किसका हुआ, सबसे ज़्यादा फैलाव किसका हुआ, बैगनी का। यानी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा किसकी हुई, बैगनी की। किसकी हुई, बैगनी की। और जब तरंग दैर्घ्य मेजर की गई तो रेड कलर की जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे ज़्यादा पाई गई। तो एक क्वेश्चन बनता है कि दोनों इनमें जब रंग का विभाजन होता है, ये 7 रंग में, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, किसकी होती है, लाल रंग की। कितनी होती है, नियर अबाउट 7800 एंगस्ट्रॉम, मतलब 7800 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य या लैम्डा, जिसको लैम्डा से हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं इंग्लिश में, लैम्डा सबसे कम किसकी होती है, वो होती है बैगनी रंग की, जो सबसे आखिरी में होता है, जिसकी स्कैटरिंग भी सबसे ज़्यादा होती है। फैलाव सबसे ज़्यादा किसका होता है, फैलाव किसका सबसे ज़्यादा होता है, या प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा, या स्कैटरिंग किसका ज़्यादा होता है, बैगनी रंग का होता है। तो इसको संक्षेप रूप से समझते हुए मैंने इसको यहाँ पर लिखा हुआ है, ये समझते हैं। लाल रंग सबसे ज़्यादा इसकी क्या है, तरंग दैर्घ्य कितनी है, 7800। इन 7 रंग में नहीं, 7 रंग में, बाकी में नहीं। बाकी में तो तरंग दैर्घ्य भी पढ़ेंगे, जब रेडियो तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे पढ़ाऊंगा तो उसमें देखेंगे रेडियो तरंग की सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य। तो प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा, लाल रंग में सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होती है। प्रकीर्णन सबसे कम, मतलब फैलाव, स्कैटरिंग सबसे कम होती है। देख रहे हैं ना, ऊपर है, बाकी सब देखिए वहाँ से कितना ज़्यादा फैल रहा है। तो सबसे कम प्रकीर्णन या स्कैटरिंग किसकी होती है, लाल रंग की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 नंबर आपका पक्का हो गया यहाँ से। दूसरा देखिए, बैगनी रंग सबसे कम, नीचे एरो का मतलब सबसे कम तरंग दैर्घ्य, और प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे ज़्यादा, या स्कैटरिंग क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस आधार पर ये दो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बने, अनुप्रस्थ तरंगे ये और ये दोनों बने। आइए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, कभी कभी सीधा सीधा पूछ देगा, कभी घुमा के पूछेगा। कहेगा आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्यों आंसर ऐसा दिया, आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है। होता क्या है, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है उसका प्रकीर्णन या फैलाव क्या है, सबसे ज़्यादा। इस बात को ध्यान रखिए। और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है उसका प्रकीर्णन सबसे कम है। तो जब सूर्य का प्रकाश आएगा तो आकाश में जब वो दिखेगा तो क्या होगा, 7 रंग जब हमारी आंखों में पड़ेंगे तो होगा क्या, सबसे ज़्यादा फैलाव किसका हो रहा है, वायलेट रंग का। सबसे कम फैलाव किसका हो रहा है, रेड कलर का। तो आकाश किसकी वजह से ज़्यादा दिख रहा है, आकाश में फैलाव सबसे ज़्यादा किस रंग का होगा, बैगनी कलर या वायलेट कलर का। और उसके नियर अबाउट मिक्स वातावरण के प्रभाव के द्वारा वो कुछ नीला कलर का दिखाई देता है, एग्जैक्ट बैगनी नहीं दिखता। तो आकाश का रंग नीला दिखता है किसकी वजह से, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। क्योंकि प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किसका होता है, सबसे नीचे वाले कलर्स का होता है। उसमें सबसे ज़्यादा किसका, बैगनी का, वायलेट का। ठीक है। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखना, सूर्योदय के समय भी लाल दिखता है और सूर्यास्त के समय भी दिखता है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें ये होता है कि सूर्य हमसे कितना दूर है, तो बाकी रंग तो फैल जाते हैं, लेकिन लाल रंग क्या होता है, वो फैलता नहीं है, सबसे कम प्रकीर्णन होता है। इसलिए सूर्यास्त और सूर्योदय के समय हमको सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है। तो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखाए, क्योंकि प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है। तो ऑब्जेक्टिव बना के पॉइंट लिखिएगा जरूर, प्रकीर्णन कम होने के कारण ऐसा होता है। कभी कभी कारण नहीं पूछ देगा, प्रकीर्णन तो पता है,
लेकिन क्यों होता है? क्योंकि प्रकीर्णन सबसे कम किसका होता है? लाल रंग का। इस वजह से लाल रंग हमको केवल दिखता है, बाकी सब फैल जाते हैं रंग। आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्रकाश का परावर्तन सीधे सीधे मारिए, अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्रकाश का परावर्तन, मैं परावर्तन के पूरे उसमें नियम नहीं जाऊँगा, अपने 12th 10th में पढ़ रखे होंगे, बस थोड़ा सा मैं गाइड कर दूँगा कि एक आप जानते हैं एक दर्पण होता है, उस पर क्या होता है? एक आपतित या इंसिडेंट रे या आपतित किरण होती है और इसको अभिलंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब, परपेंडिकुलर। तो ये क्या होता है? आपतित किरण होती है, ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाती है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल या आपतित कोण या परावर्तित कोण। आपतित किरण तो आपतन कोण, परावर्तन कोण। आपतन कोण आई और परावर्तन कोण। और हम जानते हैं नियम, परावर्तन के नियम क्या होते हैं? I = R होता है, तीनों एक तल पे होने चाहिए, अभिलंब उनके परपेंडिकुलर होता है, ये सब पढ़ा होगा आपने। तो हमको केवल ये डेफिनेट याद रखना है कि परावर्तन होता क्या है। अपवर्तन क्या होता है, इसमें थोड़ा सा समझना है। अपवर्तन में आपने देखा होगा, इसमें रे होती है, एक सरफेस हो गई आपकी। तो देखिए यहाँ पे पॉलिश नहीं की हुई है, पॉलिश कर देंगे तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। पॉलिश नहीं होती तो क्या होता है? ये एक माध्यम होता है विरल, एक माध्यम होता है सघन। विरल माध्यम क्या होता है? जिसकी डेंसिटी कम होती है, रेयर मीडियम। और जो सघन माध्यम जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, कैसे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे? जैसे वायु है और जल है, वायु और जल में सघन कौन सा हुआ? डेंस कौन सा हुआ? जल हुआ। वायु क्या हुआ? कम डेंस हुआ। कांच और थोड़ा सा डेंस में जाएंगे, कांच और डेंस में जाएंगे, और बड़े बड़े हैवी मेटल्स ले लीजिए, कुछ भी मतलब ऐसी सरफेस जो ज़्यादा डेंसिटी होगी वो क्या कहलाएंगे? सघन। सघन मतलब जो ज़्यादा डेंस हो, जिनकी डेंसिटी या घनत्व सबसे ज़्यादा हो। विरल जिनका घनत्व, जैसे वायु और जल। जब वायु से जल में किरण जाएगी तो क्या होगा? सोचिए, क्या आराम से सीधी निकल जाएगी? नहीं जाएगी। क्या होगा? कुछ अभिलंब की ओर झुक जाती है। खुद सोचिए कि अगर डेंस मीडियम में जाएगी नॉर्मल मीडियम से, क्या होगी? नॉर्मल चली जाएगी। हम भी अगर किसी जगह सकरी जगह पर जाए, एकदम से चौड़ी गुफा में जाने, पतली गुफा में जाने, हम कैसे जाने लगेंगे? पतले होकर जाने लगेंगे। तो वही किरण भी करती है, क्या होगी? अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इसको बोलते हैं आपतित कोण, इसको बोलते हैं परावर्तित नहीं, अपवर्तित कोण। इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल, क्योंकि इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अपवर्तन तो आपतन कोण, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। ठीक है, और ये यहाँ पर लिख दिया है मैंने, इसको आप नोट कर लीजिएगा। विरल सघन बता दिया, विरल मतलब जिसकी डेंसिटी कम, सघन मतलब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा। आइए आगे इसको और देख लेते हैं। अब सघन से विरल जस्ट उल्टा, जब हाई डेंस मीडियम से जाएंगे, अब एकदम से क्या हुआ? आपको पतली गुफा से निकाल रहे थे, एकदम से चौड़ी गुफा दे, अब क्या कहोगे? तब भी आप ऐसे से चलेंगे? नहीं, तब आप क्या होंगे? चौड़े होकर चलेंगे। तो सघन से विरल की ओर जाएगी तो क्या होगी? अभिलंब से दूर हट जाती है। ये डॉटेड बनाने का मतलब ये एक्चुअल पाथ था, लेकिन उससे थोड़ा सा हट गई। तो यहाँ पर जो रूल लगता है उसको बोलते हैं स्नेल लॉ, sin I / sin R, जिस और n जो होता है वो कांस्टेंट या नियतांक, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। आप लोगों ने सब पढ़ा होगा, तो स्नेल लॉ भी आप समझ सकते हैं यहाँ से, ये होता है। अब आते हैं क्वेश्चन कहाँ से आता है। क्वेश्चन यहाँ से रेयर अब आता है, क्योंकि ये सब चीज़ जानकारी सबको है। क्वेश्चन यहाँ से आता है, अपवर्तन से क्वेश्चन क्या आता है कि पानी में डूबी हुई छड़, पानी में जैसे कोई छड़ डाली तो क्या होता है? वो सीधी दिखती नहीं, कुछ ऐसी मुड़ी हुई दिखती है। तो उसका रीजन क्या है? अपवर्तन। क्वेश्चन पूछा गया कि पानी में डूबी हुई छड़ का मुड़े होने का कारण क्या है? अपवर्तन। क्वेश्चन ऑप्शन दे देगा, प्रकीर्णन, व्यतिकरण, आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कुछ भी दे देगा। आपको क्या लगाना है? अपवर्तन। कुछ सोचिए, छड़ क्यों मुड़ रही है? क्योंकि आधी छड़ वायु में, आधी जल में गई, रेयर से डेंस की तरफ गई, विरल से सघन की तरफ गई, तो कुछ मुड़ जाती है। तो क्या कारण है? अपवर्तन। सिक्के का बाल्टी में ऊपर दिखना, कोई कॉइन डाली है बाल्टी में तो क्या दिखता है? वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाई देता है, एक्चुअल सरफेस से वो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। क्या कारण है? अपवर्तन। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं। तारों का टिमटिमाना, क्या तारे टिमटिमाते हैं? हमने सुना होगा टिमटिम करते तारे अनेक, लेकिन ऐसा क्या होता है? क्या तारे टिमटिमाते नहीं हैं। तारों से जो लाइट आती है, डिफरेंट धूल कणों वायुमंडल के पास होती है जब वो, तो कई एंगल से पास होके आती है, तो ये होती है ना स्कैटरिंग, फैलाव हुआ। तो होता क्या है? तो कई टाइप के एंगल से लाइट जब पड़ती है तो हमको तारा क्या होता है? फ्लक्चुएट या टिमटिमाता हुआ दिखता है। तो कारण क्या है तारों को टिमटिमाना? अपवर्तन। सूर्यास्त के समय सूर्य का दिखना, ये अलग चीज़ है, वहाँ लाल दिखना वो अलग चीज़ है, लेकिन सूर्यास्त के समय सूर्य तो चला गया, लेकिन तब भी ऐसा लगता है कि सूर्य दिख रहा है।
लाल लाल दिखता है सूरज की तरफ, रंग दिखाई देने के कारण तो प्रकीर्णन है, लेकिन सूर्य का दिखाई देना सूर्यास्त के समय भी क्या कारण है? अपवर्तन। क्या हुआ कि सूर्य जब है, उसकी लाइट जब है डिफरेंट वायुमंडल से होके आएंगी तो उसकी इमेज जो है तब भी रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों में बन जाती है। उसका कारण क्या है? सूर्य दिखता है सूर्यास्त के बावजूद, तो उसका कारण है अपवर्तन। और लाल होने का कारण प्रकीर्णन, फैलाव, क्योंकि लाल रंग कम प्रकीर्णन होता है उसका। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा सारे एग्जाम्स के लिए। अब एक थोड़ा सा फंडा क्रांतिक कोण का इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो क्रांतिक कोण कई बार पूछ भी लिया गया क्या होता है। क्या होता है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरण जाती है तो क्या होता है, हमें मालूम है कि थोड़ा सा अवलंब से वो क्या होती है, परपेंडिकुलर से दूर हट जाती है, लेकिन इतना दूर हट है कि कोण जो है अपवर्तन या रिफ्रैक्टेड एंगल, अपवर्तन कोण ये हो गया आपतित कोण, अपवर्तन कोण कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। और उस 90 डिग्री के लिए जिस कोण के लिए वो 90 डिग्री हुआ है उस आपतित कोण को क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या बोलते हैं? क्रांतिक एंगल। क्या है? क्रिटिकल एंगल। क्या है? आपतन कोण जिसके लिए, आपतन कोण मतलब आई, वो आई जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाए? 90 डिग्री। और कब हो? जब सघन से विरल में जा रही, तभी तो फैल के 90 डिग्री होगा। तो सघन से विरल की ओर जाने पे जब किरण 90 डिग्री बना लगे तो उस आई की वैल्यू, आपतन कोण या इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्या होगी? क्रांतिक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण। कल इस पे चर्चा मैं करूंगा आगे, तो उसमें आपको बताऊंगा क्या क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ठीक है, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन सब पे जो क्वेश्चन आए हैं कि वो आपका जो हीरे का चमकने का कारण क्या है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या। इंद्रधनुष भी आपको बताऊंगा 2 टाइप के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा कलर होता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुलबुला जो है वो रंगीन क्यों दिखाई देता है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, सब चीज़ें कल डिस्कस होंगी। तो दोस्तों मोर से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, मज़ा आएगा, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।